हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। अमर जिसकी खोज में इतने दिन से परेशान था, आज यूं अचानक उसे देख जाने से वो रोमांचक हो उठा था। उसके मुंह से एक शब्द निकला, दुआ। अमर बिन्नी की ओर बढ़ गया। बिन्नी सिमरन से बातों में बिजी थी। अमर ठीक उसके पास आ गया और बोला, हे। अमर के बोलने से बिन्नी ने अमर को देखा और कुछ देर तक उसे देखती रही। जब बिन्नी को लगा कि वो उसे नहीं जानती तो उसने कहा, जी कहिए। अमर, क्या आप मुझे नहीं जानती? बिन्नी, सॉरी, कौन है आप? बिन्नी के ऐसा बोलते ही अमर का दिल थक से रह गया। वो वही भूत भूत बनकर खड़ा रहा तो सिमरन ने बिन्नी से कहा, मैम चलिए यहाँ से। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं। सिमरन के कहने पर बिन्नी उसके साथ चली गई। अमर अभी भी वहीं खड़ा था। तभी किरण उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? अमर ने कहीं खोए हुए कहा, वो तो मुझे जानती तक नहीं है और मैं उसके प्यार में इतने दिनों से तड़फ रहा हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? किरण ने अमर को समझाते हुए कहा, ठीक ही तो है अमर, वो तुम्हें कैसे जानेंगे? क्या कॉलेज में तुमने कभी बात की थी उससे या कभी उसके सामने आए थे? अमर ने याद करते हुए कहा, नहीं, कभी हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं। किरण, तो फिर उसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुझसे बात करे? तुम उससे प्यार करते हो अमर, वो तुझसे नहीं, वो तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम उसके लिए अनजान ही हो। अमर ने जब किरण की बातें सुनी तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और वो एक तरफ जाकर बैठ गया। किरण भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों चुपचाप आने जाने वालों लोगों को देखते रहे। कुछ देर बाद अमर बोला, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अब यहीं रहना है और दुआ के पास। किरण, दुआ दुआ दुआ, वो तुम्हें जानती तक नहीं है। तुम हो कि उसके पीछे पड़े हो। कब तक खुद को उसके पीछे यूं खुमार करोगे तुम? मरते दम तक। अमर ने दूसरी ओर देखते हुए लापरवाही से कहा। अमर की बात किरण को बहुत बुरी लगी, इसलिए वो वहां से उठकर चली गई। इधर शिवम चीकू की कार के पीछे था। उसे रहा नहीं गया तो उसने रवि को गाड़ी चीकू की गाड़ी के आगे लाने के लिए कहा। रवि ने एक नज़र शिवम को देखकर कहा, क्या भाई, आज ही सारे कांड करने हैं क्या? तुझे पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? यह सब हम नहीं कर सकते, समझा कर। शिवम ने तेज नज़र रवि पर डाली और बोला, जितना कहा है जाए उतना कर। रवि ने अपने कंधे उचकाई और चीकू की कार को ओवरटेक कर खुद की कार उसके आगे लगा दी, जिससे इक्का ने अचानक से कार रोक दी। चिक्कू की कार उसकी कंपनी के ठीक सामने थी और उसके आगे शिवम की कार लगी थी। वो सह गई, अब कुछ होने वाला है। अपनी माँ खुशी की तरह चिक्कू का दिल जोर से घबराने लगा। उसके हाथ पर हल्के से कांपने लगे थे। इक्का ने जब शिवम कब काम कार से उतरे हुए देखा तो उसने कहा, दीदी आप जाइए, मैं देखता हूँ इन बदमाश लड़कों को। चिक्कू ने हामी भरी और अपना बैग लेकर कार से बाहर आ गई। चिक्कू जा रही थी कि शिवम उसके पास आ गया। तभी इक्का ने उन दोनों के बीच में आकर बोला, हाँ क्या चाहिए? इक्का के बीच में आने से शिवम की मुठ्ठियाँ कस गई, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहा, मुझे मैडम से कुछ बातें करनी है। चिक्कू ने हैरानी से शिवम को देखा। शिवम ने एक नज़र इक्का पर डाली, फिर चिक्कू को देखने लगा तो इक्का बीच से हटते हुए बोला, यह कोई तरीका है बात करने का? शिवम कुछ नहीं बोला तो चिक्कू बोली, कहिए क्या कहना है? शिवम, अंदर चलकर बात करें। वो क्या है ना, मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता चला है तो आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे? शिवम की बात सुनकर चिक्कू और इक्का एक दूसरे को देखने लगे और अचानक से दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। शिवम को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है तो चिक्कू बोली, देखो लड़के, हमारी कंपनी को हम संभालना अच्छे से जानते हैं। तुम जैसे ने जाने कितने आते हैं पार्टनरशिप करने, लेकिन हमारा काम थोड़ा अलग है, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो, इस कंपनी पर नहीं। शिवम का गुस्सा अब कंट्रोल होने लायक नहीं था। उसने गुस्से से कहा, ओह तो घमंड भी है तुम्हारे अंदर, मुझे लगा कि एक भोली भाली लड़की हो। चिक्कू ने 2 कदम शिवम की ओर बढ़ाए और बोले, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी ही हूँ नहीं,
और जैसा तुम वैसी दिखती हो। और हाँ, आज के बाद अगर मेरा पीछा किया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। समझे। चिक्कू के ऑफिस के सभी लोग बाहर आ चुके थे, इसलिए शिव ने कुछ नहीं कहा और उसने खून का घूंट पिया और वहां से चला गया। चिक्कू ने एक नज़र सबको देखा तो सब अंदर चले गए। चिक्कू भी अंदर चली गई। करवा ली ना झंड वो भी एक लड़की से, रवि ने हंसते हुए कहा। शिवम कुछ नहीं बोला तो रवि आगे बोला, सच कहूँ भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी ऐसी झंड होगी। मैंने बोला था ना कि ऐसा मत कर, कुछ हासिल नहीं होने वाला। शिवम, इस लड़की की ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब मैं इसका वो हाल करूँगा कि इसने सोचा भी नहीं होगा। रवि क्या करने वाला है भाई? शिवम, जस्ट वेट एंड वॉच। अब कुछ ऐसा होगा कि सब सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब हुआ कैसे। रवि, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। याहू! रवि ने कार घुमाई और रोड पर दौड़ा दी। कुछ दिन बाद, राज, आपको नहीं लगता कि उस दिन पार्टी में जो दो लड़कियां हमें मिली थी उनसे कुछ रिश्ता है हमारा? खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा। खुशी, ये बात तुम आज मुझे 7वीं बार बता रही हो और मैं हर बार यही कहता हूँ कि यह कुछ वहम है। यह तुम्हारा वहम है। राज ने लैपटॉप पर देखते हुए कहा। मेरी राशि भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी ना राज और मधु भी? खुशी ने एक बार फिर से कहा। राज ने कहा। जब राज ने खुशी की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई तो खुशी ने भी चुप रहना ही ठीक समझा। हेलो गाइस, रिहान उन दोनों के पास आते हुए बोला। लेकिन न तो राज ने कुछ कहा और न ही खुशी कुछ बोली तो रिहान ने दोनों के चेहरों को बारी बारी से देखते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या? बहुत सीरियस लग रहे हो आप दोनों। राज ने लैपटॉप पर नजर रखते हुए कहा। तुम्हारी मम्मी को आजकल वहम बहुत हो रहे हैं, तुम दूर कर सकते हो तो कर दो। रिहान ने अब अपना पूरा ध्यान खुशी पर देते हुए कहा। तो बताइए क्या वहम आपका? आपको अभी दूर किए देता हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली। वो एक बार राज को देखती तो एक बार रिहान को। तभी राज बोला, बोलो खुशी, बताओ रिहान को जो तुमने मुझे कह रही थी। खुशी ने लंबी सांस खींची और बोली, कुछ नहीं। रिहान, ये क्या मम्मा? मुझे लगा अब मुझे कोई राज की बात बताएंगे। ये कुछ नहीं क्या होता है? खुशी, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, चलो पढ़ो। रिहान ने मुँह बनाए और वहाँ से चला गया। तभी राज अचानक से बोला, ओहो, शिवम ने अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। खुशी भी राज की बात सुनकर चौंक गई। खुशी, लेकिन वो तो अपने दम पर कुछ करना चाहता था ना। अब ऐसा क्या हो गया कि उसने अचानक इतना बड़ा फैसला किया? ये सब तो उसी से पता चलेगा कि आखिर उसने दिमाग में चल रहा क्या है और वो क्या करने वाला है। राज ने कहा। कुछ दिन बीते। बिन्नी हमेशा की तरह अपने काम के लिए घर से निकल रही थी। आज इक्का नहीं आया था क्योंकि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अगर चिक्कू और बिन्नी ज़बरदस्ती करे तो वो आ जाएगा। लेकिन चिक्कू और बिन्नी दोनों ने ही उसकी कंडीशन को समझा और खुद ही मैनेज करने के लिए कह दिया। उन दोनों के कहे तो दिया था, लेकिन अब उन दोनों के लिए जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जाना तो था ही। बिन्नी निकली ही थी कि उसके घर में काम करने वाली लड़की आ रही थी। आज वो बिन्नी को अकेले जाते हुए देखकर बोले, क्या दीदी, आज आपका ड्राइवर कहीं चला गया? बिन्नी थोड़ी परेशान होकर बोली, अरे यार, आज वो नहीं आ सकता। मैंने मना कर दिया, लेकिन अब मैं जाऊं कैसे? लड़की जिसका नाम राधिका था उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात। जयपुर जैसे बड़े शहर में रहकर आप आने जाने के लिए इतनी परेशान क्यों हैं? आप उबर कर लीजिए ना, या फिर रैपिडो कर लीजिए और चली जाइए। बिन्नी कुछ समझ नहीं तो बोली, ये क्या होता है? राधिका ने अपने माथे पर चपत लगाई और बोली, आपको कितना वक्त हो गया है यहाँ रहते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सीखा। लाइए आपके फ़ोन दीजिए। बिन्नी ने थोड़ी झिझक हुए राधिका को फ़ोन दे दिया तो राधिका बोली, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं करूँगी। राधिका ने उबर इंस्टॉल किया और बिन्नी के लिए राइड बुक की। कुछ देर बाद एक गाड़ी सामने आकर रुकी तो बिन्नी हैरानी से बोली, ये किसकी गाड़ी है? तुम तो बहुत अमीर लगती हो। राधिका, नहीं दीदी, ये जयपुर में चलती है और आपको जयपुर में कहीं भी जाना हो तो आप फ़ोन से इसे बुक कर पहुंच सकती हो। आपके पास ड्राइवर का सारा बायोडाटा आ जाता है। सेफ्टी के लिए आप अपने किसी जाने पहचाने वाले को गाड़ी का नंबर और इसका बायोडाटा भेज सकती है। अब जाइए, ये आपको आपकी ऑफिस पहुंचा देगा। बिन्नी अभी भी झिक रही थी तो राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। बिन्नी बैठी।
बैठ गई, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था। पहली बार जयपुर में वो किसी पर भरोसा कर कर इस तरह जा रही थी। उसको हल्की सी कंपी हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए चीकू को फ़ोन लगा दिया, लेकिन चीकू ने फ़ोन नहीं उठाया। बिन्नी ने फ़ोन रखा तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बिन्नी की गाड़ी जैसे ही निकली, उसकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और निकली तो उसका पीछा करने लगी। कुछ पल ही चीकू की कॉल आ गई तो बिन्नी ने पिक करते हुए कहा, कहाँ चली गई थी, फ़ोन तो पिक कर लिया करें। चीकू, अरे मैं तैयार हो रही थी, बात क्या हुआ। बिन्नी, अरे हुआ तो कुछ नहीं, वो राधिका ने मुझे गाड़ी में बैठा दिया, इसलिए मुझे डर लग रहा था। बिन्नी ने यह कहते हुए ड्राइवर की ओर देखा तो पाया कि वो उसे ही देख रहा था, जिसे बिन्नी थोड़ी सहम गई। अब उससे कुछ भी बोलना नहीं गया। चीकू ही बोली, हाँ हाँ, राधो ने बताया मुझे, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं भी के करके ही जाने वाली हूँ। बिन्नी ने फ़ोन कहा तो चीकू ने फ़ोन रख दिया। अब बिन्नी बाहर देखने लगी, क्योंकि वो ड्राइवर की तरफ देखकर और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहती थी। लेकिन तभी ड्राइवर बोला, मैडम आप पहली बार बैठी हो लगता है, तभी इतना डर रही हो। बिन्नी ने कुछ नहीं बोला तो ड्राइवर चुप हो गया। कुछ देर में वो पहुंच गई और उसके पैसे वहाँ से देखकर वहाँ से जल्दी चली गई। इधर जब शिवम ने सब टेक ओवर कर लिया तो किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेहता कंपनी के एम्प्लॉयज़ अभी तक इसी बात से परेशान थे कि मिस्टर रुपेश मेहता कहाँ चले गए, क्योंकि जब से शिवम आया था तब से रुपेश मेहता कहीं भी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वो कहीं चले गए थे या फिर शिवम ने उसके साथ कुछ किया है। किसी को कुछ नहीं पता था। सब पता करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन मिस्टर रुपेश का कोई सुराग नहीं मिला। क्योंकि शिवम अच्छी तरह से सब मैनेज कर रहा था, लेकिन उसका सख्त और हमेशा सीरियस रहने वाला स्वभाव किसी को भी पसंद नहीं आता था। इसलिए सब उससे डरते थे। शिवम और उसका एकमात्र दोस्त रवि केबिन में बैठे थे। शिवम ने हाथ में वाइन का गिलास लिया और वो लगातार उसे देखते हुए कुछ सोच रहा था। रवि उठकर इधर उधर घूमते बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, तू तो सब गुड़ गोबर कर दिया भाई, ये सब क्या कर दिया। कभी तो सीधा सोच लिया कर किसी के बारे में। मुझे तो कल ही मैगजीन में फ्रंट में तेरी फ़ोटो देखा तो मुझे समझ आया और मैं जल्दी से इधर आ गया। शिवम, तू नहीं आता तो मैं सब कर लेता। रवि, हाँ हाँ, अब मेरी क्या ज़रूरत है, तुम बड़ा आदमी बन गया है, दोस्त धोखा दे दिया तूने। शिवम जानता था कि रवि नौटंकी कर रहा है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी रवि ने कुछ सोचते बोला, कहीं तू उस लड़की की वजह से तो नहीं कर रहा है ना। देख भाई, लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है, अच्छा भला आदमी बर्बाद हो जाता है। शिवम, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, मैं जो कर रहा हूँ सबके लिए वो ही अच्छा है। रवि ने उसे घूरा लेकिन कुछ नहीं बोला तो शिवम ने लैपटॉप को देखा, जिसमें चीकू का बड़ा सा फोटो दिखाई दे रहा था। शिवम ने उसे बिना किसी भाव के देखा और लैपटॉप बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी। चीकू और बिन्नी अपने घर जाने की तैयारी में थे। तभी इक्का का फ़ोन आया। वो बोला वो उन दोनों को पिक कर लेगा, जिसे सुनकर दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि दोनों ही कैब से वापस जाने में डर रही हुई थी। इक्का ने पहले चीकू को फिर बिन्नी को पिक किया तो बिन्नी गाड़ी में बैठते हुए बोली, शुक्र है भैया आप आ गए, मैं तो आज सारे दिन से यही सोच रही थी कि वापस कैसे जाऊँगी। पता नहीं अनजान इंसान के साथ जाने में लड़कियों को डर क्यों नहीं लगता है, मुझसे तो नहीं देख होता भाई ये सब। चीकू कुछ नहीं बोली तो इक्का बोला, सॉरी दीदी, घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, निकल ही नहीं पाया, परेशानी के लिए माफ़ कर देना। चीकू, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हमें बता सकती हो कि क्या बात है, हो सकता है हम कुछ कर सकें। इक्का उदास होकर बोला, औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए दीदी, माफ़ करना, आपके सामने मैं औरत की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। एक औरत के लिए कितना भी कर लो वो कभी खुश नहीं हो सकती। बिना सब औरत एक जैसी नहीं होती। कभी अगर कहीं औरत गलत हो तो गलत आदमी भी होता है, अगर औरत धोखा देती है तो आदमी भी देता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सब एक जैसी होती है। बिन्नी की बात पर इक्का कुछ नहीं बोला। अमर अपने ग्रुप के साथ वापस नहीं गया था। वो यहीं रुक कर बिन्नी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। इस अनजान शहर में उसके जान पहचान वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे यहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ अभी बिन्नी से भी कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि उसने घर का पता लगा लिया था, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिल पाया था। वो उसका पीछा करता
लेकिन उसे अभी तक बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इन सब से निराश होकर वो वापस जाने के बारे में सोचने लगा था। उसके पास जितने भी पैसे थे वो ख़त्म होने वाले थे और अब इतने बड़े शहर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था और साथ में वो अपने प्यार का इजहार करने में नाकामयाब रहा। उसने कोशिश तक नहीं की। उसने वापस जाने का मन बना लिया था और सारी ज़िंदगी अकेले रहने के लिए तैयार था। अगली सुबह अमर वापस चला गया और फिर से अपने स्कूल ज्वाइन कर उदास सा रहने लगा। किरण से यह सब नहीं देखा गया तो उसने सोचा कि वो उसे बात करेगी, उसे समझा देगी कि एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं किया करते। लेकिन वो अमर को तब समझाए तब वो उससे बात करे। किरण ने बहुत कुछ किया अमर से बात करने के लिए, लेकिन अमर तो ठान कर बैठा था कि किसी से भी बात ना करने के लिए। अगले कुछ दिन तक किरण ने सोचा और जयपुर जाने का प्लान बनाया। उसे समझ आ गया था कि अमर उसका कभी नहीं हो सकता और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बिन्नी से मिलकर उसे सब कुछ बताने की सोची ताकि बिन्नी अमर के बारे में सोच सके। इन सब से लगभग 20 दिन निकल गए और आज फाइनल किरण जयपुर जाने के लिए निकलने वाली थी। उससे पहले वो उसका पता लेने के लिए मिस टुनटुन के घर आई। किरण ने बिना किसी लाग लपट के सीधा चिक्कू और बिन्नी के जयपुर में रहने का पता पूछा। मिस टुनटुन ने किरण को देखकर बोला, क्या तुम उनकी दोस्त हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें उनके साथ, क्यों मिलना है उन दोनों से? किरण जी मुझे। किरण कुछ देर चुप हो गई, फिर बोली, वो क्या है ना, मैं उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी, हम जानते हैं एक दूसरे को। मुझे जयपुर में कॉलेज ज्वाइन करना है और वहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो सोचा कि उसके पास ही रुक जाऊँ कुछ दिन। मिस टुनटुन ने चिक्कू और बिन्नी का पता उसे दिया और अपने काम में लग गई, जो वो कुछ देर पहले एक फाइल में कर रही थी। किरण चली गई तो मिस टुनटुन ने फ़ोन उठाया और चिक्कू को करने वाली थी कि एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल आई। मिस टुनटुन ने कॉल पिक किया तो सामने से किसी ने कुछ कहा, जो सुनकर मिस टुनटुन हैरान रह गई और उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है सर, कुछ देर में बैक कॉल करती हूँ। फ़ोन रखकर मिस टुनटुन कुछ सोचने लगी और कुछ पल बाद ही उन्होंने उसी नंबर पर फ़ोन किया और बोली, डील डन। इधर चिक्कू और बिन्नी रोज़ की तरह अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी मिस टुनटुन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, आज तुम दोनों को कहीं नहीं जाना है। हमारी कंपनी को एक बड़े उद्योगपति टेक ओवर कर लिया है, इसलिए अब से वो ही संभाल लेंगे। चिक्कू कुछ कहने को हुई कि उससे पहले फ़ोन कट गया। चिक्कू बिन्नी की ओर देख रही थी और उसने उसे मिस टुनटुन की कही हुई बात बताई तो बिन्नी भी हैरान होकर बोली, ये क्या बात हुई यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, फिर से फ़ोन करो मिस टुनटुन को। चिक्कू ने फ़ोन किया लेकिन मिस टुनटुन ने फ़ोन नहीं उठाया तो बिन्नी ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये हमेशा से ऐसे ही करती है, पहले काम बता देती है फिर वहाँ से हटा देती है और बताती भी नहीं है। अब पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मुझे तो लगता है कि अब हमें खुद का कुछ काम करने लेना चाहिए, कब तक उसके इशारों पर चलेंगे यार। चिक्कू ने भी हामी भरी, फिर बोली, हमने कॉलेज के फॉर्म भी नहीं भरे काम के चक्कर में, अब क्या करेंगे हम? बिन्नी कुछ नहीं बोली, उसने लंबी सांस ली और कुछ सोचने लगी। तभी उसने फ़ोन देखा और थोड़ा एक्साइटमेंट में बोली, हमारी किस्मत अच्छी है जो कॉल फॉर्म की डेट बढ़ गई है, कल लास्ट डेट है, हम अपनी स्टडी फिर से रेगुलर कर सकते हैं। चिक्कू भी मुस्कुराकर बोली, आज ही चलते हैं। दोनों तैयार थी ही कॉलेज का टाइम होते ही कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज की भीड़ में किसी तरह उन्होंने अपना एडमिशन करवाया और कैंटीन में जाकर कुछ खाने लगी। तभी कैंटीन में बैठे स्टूडेंट उठ कर वहाँ जाने लगे, एक एक कर सभी चले गए। अब वो दोनों ही थी तो चिक्कू ने कैंटीन वाले से पूछा। कैंटीन वाले ने बताया कि आज सबसे अमीर आदमी का बेटा शिवम मेहता अपना एडमिशन करवाने आया है, इसलिए सब उसे देखने के लिए गए हैं।
बड़े बड़े लोगों और पैसे वालों को देखने में लोगों को बहुत दिलचस्पी लेते हैं बेटा। चीकू और बिन्नी दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इनकी असलियत तो कुछ और ही होती है। चीकू और बिन्नी कैंटीन से निकलकर घर जाने लगी, तभी उनका सामना शिवम से हुआ। हालांकि भीड़ बहुत थी, इसलिए शिवम उन्हें नहीं देख रहा था। चीकू ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी ओर देखने लगी, तभी शिवम ने अचानक से उनकी ओर देखा। जिसे बिन्नी ने देख लिया तो उसने चीकू का हाथ पकड़ा, तो चीकू भी उसकी तरफ देखने लगी। शिवम ने अपने दाएं हाथ की शुरू की 2 उंगलियों को अपने आंखों की ओर ले जाकर चीकू की ओर किया, तो चीकू और बिन्नी दोनों उसे आंखें फैल गई। कुछ पल बाद ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां से चली गई। इधर शिवम किसी के साथ फ़ोन पर था। उसने कहा, उन दोनों का पीछा करो और जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर हो, दोनों को उठा लेना। सामने से किसी ने कुछ कहा तो शिवम कॉलेज के अंदर आ गया। कॉलेज के सब टीचर उसके पास आ गए और बोले कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, उनका एडमिशन तो एक कॉल पर ही हो जाता। शिवम कुछ नहीं बोला। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई और वहां से बाहर आते हुए मन ही मन बोला, कौन सा एडमिशन, मैं तो अपने ही किसी काम से आया था। चीकू और बिन्नू घर जाते हुए एक जगह रुकी जहाँ उन्हें कुछ सामान लेना था। बिन्नी सामान लेने लगी, वहीं चीकू दूसरी शॉप पर चली गई। इसी बीच कुछ लोगों ने बिन्नी के पास आए और धीरे से एक आदमी बोला, ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तेरी बहन को हम मार देंगे। बिन्नी ने आसपास देखा तो चीकू उसे दिखाई नहीं दी, जिससे उसे उनके साथ ही जाना पड़ा। इधर चीकू को भी यही बोलकर वहां से उठा लिया गया। चीकू अब मेहता हाउस के कमरे में बंद थी। उसे डर लग रहा था कि लेकिन वो जानती थी कि यह सब शिवम ने किया होगा, क्योंकि उसके अलावा उनकी लाइफ में कोई और था भी नहीं। चीकू यह सब सोच ही रही थी कि तभी शिवम ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर चीकू बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। तो शिवम बोला, लगता है तुम्हें पता था कि मैंने ही किडनैप करवाया है। चीकू ने नफरत भरी नज़रों से शिवम को देखते कहा, हाँ, तुम्हारे अलावा इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है। शिवम चीकू के पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, अभी तो बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर पछताती रहोगी। तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर ली। तुम लोगों ने शिवम मेहता के साथ झगड़ा कर अब ज़िंदगी भर के लिए रोती रहना। शिवम की बात सुनकर चीकू की आंखों से आंसू बहने लगे तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। शिवम वहाँ से चला गया, लेकिन चीकू जड़ बन रही थी, वहीं बैठी रही। चीकू और बिन्नी दोनों ही शिवम के जाल में फंस चुकी थी। शिवम ना जाने उनके साथ क्या करने वाला था। यही सब सोच सोच कर चीकू का दिमाग खराब हो रहा था और बिन्नी को लेकर भी परेशान थी। शिवम ने बिन्नी के साथ क्या किया होगा, वो सही तो होगी ना। उसे खुद की इतनी परवाह नहीं थी जितनी उसकी थी। वहीं बिन्नी की भी यही हालत थी, वो भी चीकू को लेकर परेशान थी। शिवम ने दोनों लड़कियों को अलग अलग रखा था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और अगर साथ रही तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद शिवम फिर से चीकू के पास आया और इस बार उसके हाथ में एक और बैग था। उसने वो बैग चीकू की ओर फेंकते हुए कहा, जल्दी से इन्हें पहनो और तैयार हो जाओ। चीकू ने एक बार उस बैग को तो एक बार शिवम को देखा, लेकिन शिवम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी फिर से चीकू की ओर मुड़कर बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ बिना किसी बहस के, वरना तुम अपनी बहन को खो सकती हो। चीकू ने जब यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठी और शिवम के करीब आकर उसे के गाल पर थप्पड़ मारने को हुई थी कि शिवम ने उसकी कलाई पकड़ कर कहा, अभी तो बहुत बातों पर तुम्हें मुझे मारने का मन करेगा, लेकिन अफसोस, अब तुम बहुत कमज़ोर हो, कुछ नहीं कर सकती हो। इसलिए अपने इन कोमल हाथों को संभाल कर रखो और जल्द से तैयार हो जाओ। कुछ देर में शादी है तुम्हारी। क्या शादी? यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? चीकू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली। शिवम, ओह ऑफ कोर्स, शिवम ने चीकू का हाथ छोड़ते हुए कहा, मैंने सोचा कि तुम अनाथ का भला कर देता हूँ, मुझे पुण्य मिलेगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी फ्री में, यह सही है ना। चीकू शिवम को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी तो शिवम हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम जाना नहीं चाहोगी? तुम्हारा पति कौन होगा? चीकू कुछ नहीं बोली तो शिवम बोला, चलो यह तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रहा, अब तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारा दूल्हा कौन है। चीकू ने शिवम के दिए हुए बैग को
दिया और गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो यह सब करने वाले? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अभी के अभी मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चीकू की बात पर शिवम को भी गुस्सा आ गया और उसने एक बार फिर चीकू के गाल को अपने हाथों में कस कर पकड़ते हुए कहा, देखो लड़की, प्यार से बोल रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। मुझे इससे भी बुरा करना आता है, समझी? चीकू ने शिवम के हाथ से अपनी ठुड्डी छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। शिवम ने फिर से कहा, अपनी बहन को सही सलामत चाहती हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। अगर कुछ भी उल्टा किया तो सोच लेना तुम्हारी बहन का क्या हर्ष हो सकता है। चिक्कू ने अपना पूरा जोर लगाया और शिवम को खुद से दूर कर लिया और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम कुछ नहीं कर सकते जाहिल इंसान। तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है कि एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही परवरिश दी है क्या? शिवम ने मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिलाकर बोला, लड़की को मार दो। ऐसा बोलकर शिवम ने वीडियो ऑन किया और चीकू की ओर कर दिया, जिसमें बिन्नी को चेयर पर बांध कर रखा था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। चीकू ने जब उसे देखा तो शिवम के पास आई और अपने कांपते हुए हाथों से फ़ोन लेने लगी तो शिवम ने फ़ोन दूर करके कहा, बहुत जल्दी ये मरने वाली है, तुम्हारी आंखों के सामने देखो। वीडियो में एक लड़का बिन्नी की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में चाकू था, जिसे देखकर बिन्नी और चीकू दोनों कांपने लगी। तभी चीकू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन उसे मत करना प्लीज़, उसे कुछ मत करना प्लीज़। शिवम ने फ़ोन बंद किया और लड़के को रुकने के लिए बोला तो लड़का रुक गया। शिवम ने फ़ोन बंद किया और पॉकेट में रखकर चीकू के पास आया और उससे के बालों को संवारते हुए बोला, अब प्यारी सी दुल्हन बन जाओ ताकि सब तुम्हें देखते ही रह जाएं। चलो अच्छी लड़की की तरह तैयार होने लग जाओ। शिवम चला गया तो चीकू ज़ोर शोर से रोने लगी। वो काफ़ी देर तक रोई और फिर उठकर तैयार होने लगी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा फिर से खुला। एक लड़की उसके पास आई और बोली, मैं आपका मेकअप करने वाली हूँ, क्या आप रेडी हैं? चीकू ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की उसे तैयार करने लगी। मेहता हाउस में अचानक से शादी की तैयारी होने लगी थी। मंडप सज चुका था, लेकिन मेहमान कोई नहीं था। यहाँ तन्वी और रवि के अलावा घर के नौकर थे। उन दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तन्वी बार बार रवि से पूछ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन रवि भी बार बार अपने कंधे उचका देता। शिवम जब आया तो तन्वी ने पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ तन्वी का गाल छूकर कहा, आज अपने घर में शादी है बेटा, बहुत स्पेशल इंसान की। शिवम ने यह कहकर जाने ही वाला था कि वो रुककर बोला, 2-4 मेहमान और होने चाहिए थे ना, किसको बुलाया किसको? तभी उसने तन्वी से कहा, तन्नू बेटा एक काम करो, तुम अपने सब दोस्तों को बुला लो, बोलो अर्जेंट है, अभी आना है। तन्वी ने हाँ में मुंडी हिला दी तो शिवम ने फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं राज अंकल की फैमिली को बुला लेता हूँ। शिवम ने राज को फ़ोन किया और बोला, अंकल आप जहाँ कहीं भी है तुरंत घर आ जाइए। खुशी आंटी और रेहान को लेकर जितना जल्दी हो सकते हो पहुँचो। इट्स अर्जेंट। राज कुछ कहता उससे पहले ही शिवम ने फ़ोन रख दिया और चला गया। इधर राज जल्दी से घर आया और खुशी को शिवम के फ़ोन के बारे में बताया तो यह सब मेहता हाउस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में राज और खुशी दोनों वहां आ गए तो खुशी ने तन्वी से पूछा कि सब ठीक तो है ना? तन्वी ने भी रवि की तरह कंधे उचका दिए। तभी शिवम और खुशी को नमस्ते करने लगी तो खुशी ने उसका कान खींचते हुए कहा, यह सब क्या ड्रामा लगा रखा है, बताओ मुझे। शिवम ने खुशी को अपने बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, चलो बताता हूँ। शिवम खुशी को अपने साथ चीकू के पास ले आया और बोला, देखो ना आंटी, ये बेचारी अनाथ है और मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि कोई तो हो जो इसे संभाल सके, इसलिए इसके साथ रहे। बताओ इसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं? खुशी ने चीकू को देखा और बोली, ये तो वही लड़की है जो उस दिन पार्टी में थी है ना शिवम? चीकू ने खाली आंखों से खुशी को देखा तो खुशी को उसमें अपनी बेटी राशि नज़र आई तो खुशी ने चीकू को गले लगाकर कहा, सब अच्छा होगा
ऑल इज़ वेल। खुशी और शिवम वहाँ से बाहर आ गए तो शिवम कहीं और चला गया। खुशी ने मन ही मन कहा, मुझे इस लड़के में अपना अतीत नज़र क्यों आ रहा है। ए वक्त पर मैं भी तो इसी तरह दुल्हन बनकर बैठी थी, बिना किसी उत्साह और प्यार के, जब रजत मेरी ज़िंदगी में आए थे। क्या इस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है? मुझे उससे पूछना होगा। यह सोचकर खुशी वापस मुड़ी और चीकू के पास चली गई। शिवम जबरदस्ती चीकू की शादी करवा रहा था। किससे करवा रहा था ये कोई नहीं जानता था। शिवम ने एक अलग ही सस्पेंस बना रखा हुआ था सबके बीच में। इधर खुशी ने जब चीकू को देखा तो उसकी आंखों में कुछ अपना सा दर्द लगा, जिसका पता लगाने के लिए वो एक बार फिर से चीकू के पास चली आई। चीकू तैयार हो चुकी थी, वो खाली आंखों से अपने आप को देख रही थी। चीकू ने मन ही मन कहा, काश हम यहाँ आते ही नहीं। ये शहर के लोग सच में बहुत बुरे हैं। खुशी ने चीकू के कंधे पर हाथ रखा तो चीकू अपनी सोच से बाहर आई। उसने खुशी की ओर देखा तो खुशी ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। हाथों में ले कर कहा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना बेटा? क्या तुम्हें लड़का पसंद है? क्या तुम लव मैरिज करा रही हो? खुशी की बात से चीकू की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही कहीं दबा दिया और हल्की सी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी ताकि खुशी को लगे कि वो खुश है। चीकू की मुस्कान देखकर खुशी बोली, देखो बेटा, ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे जानती हो, लेकिन अब जो मिल गया है तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। चीकू खुशी की बात को ध्यान से सुनने लगी तो खुशी बोली, कभी भी किसी बाहर वाले की बातों पर विश्वास मत करना। तुम्हारा पति चाहे कैसा भी हो, उसी पर यकीन रखना। उसे समझने की कोशिश करना और समझाने की कोशिश करना कि तुम्हारे रिश्ते में कभी किसी तीसरे को मत आने देना। चीकू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो खुशी ने उसके सिर पर हाथ रखा और वहाँ से बाहर आ गई। खुशी के जाते ही चीकू की आंसुओं आ गए। उसने आंसुओं को साफ किया और बोली, बिल्कुल एक माँ की तरह बात कही है आपने। आज महसूस हो रहा है कि माँ बाप का होना कितना ज़रूरी है। मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं है कि उम्मीद लगा सकूं कि वो मुझे बचाने आएगा। चीकू ने आंसू पोंछे और वहीं बैठी रही। कुछ देर में एक लड़की आई और चीकू को चलने के लिए बोलने लगी, लेकिन चीकू नहीं गई तो लड़की वापस चली गई। कुछ देर बाद तन्वी आई तो चीकू को देखकर चौंक गई। तन्वी दौड़कर चीकू के गले लग गई, लेकिन चीकू ने उसे बिना किसी भाव के दूर किया और ही हकार से उसे देखा तो तन्वी बोली, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? चीकू ने तन्वी को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, यह सवाल तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए। आखिर वो चाहता क्या है हमसे? क्यों पीछे पड़ा है? हमारी खुशहाल ही जिंदगी में क्यों तबाही मचाई हुई है उसने? तन्वी चीकू की बात से बहुत हर्ट हो गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। चीकू ने उसे सुना तो दिया था, लेकिन अब उसे पता कि इसमें तन्वी का क्या दोष था जो उसने उसे ही सुना दिया। ये सब सोचकर चीकू और ज़्यादा परेशान हो गई। इधर तन्वी अपने भाई को ढूंढने लगी। जब शिवम मिला तो तन्वी उस पर चिल्ला पड़ी। शिवम उसे चुप रहने के लिए बोलने लगा, लेकिन तन्वी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तो शिवम ने तन्वी के हाथ को पकड़ा और तेज आवाज में बोला, चुप करो तुम, मैं जो कर रहा हूँ करने दो मुझे। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता है। शिवम की तेज आवाज़ सुनकर शिवम भी वहाँ आ गया। उसने शिवम को गुस्से में देखा तो तन्वी को वहाँ से ले आया और बोला, तुम क्यों उलझ रही हो इन सब में? करने दो जो उसे करना है। तन्वी ने भी गुस्से से कहा, करने दूं? वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है और तुम उसे रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहे हो। अब तक उसने जो किया मैंने चुपचाप देख लिया, लेकिन ये मैं नहीं देख सकती। क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने उसका, जो उसे जिंदा लाश बना दिया है? मैंने जब पहली बार उस लड़की को देखा तो कितनी खुशी थी और वो आज कितनी नफरत है उसकी आंखों में सबके लिए। रवि ने तन्वी को शांत करते हुए कहा, तुम अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हो ना, वो जो एक बार ठान लेता है वो कर रहता है। उन लड़कियों को बर्बाद करना अब उसकी जिद बन चुकी है।
जब तक वो पूरी नहीं हो जाती वो चैन से नहीं बैठेगा। तन्वी गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में आ गई और कमरे को बंद कर कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपने भाई को गलत करने से रोक नहीं पाई, इसलिए वो अंदर ही अंदर टूट गई थी। इधर जब चिक्कू बाहर आई तो शिवम उसके कमरे में आया और गुस्से से बोला, लगता है तुम्हें उस लड़की से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, तुम चाहती हो कि वो मार दी जाए। चिक्कू ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिवम ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने चिक्कू का हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। चिक्कू भी सिर झुकाए हुए उसके साथ बाहर आ गई। उसने एक नज़र उठाकर भी किसी को नहीं देखा, न ही उसने ये देखा कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। उसे बस सुनाई दे रहा था पंडित के मंत्रों का जाप। उसके कानों में बस यही बार बार बज रहा था, बाकी सब शांत था। कुछ देर बाद पंडित ने खड़े होने के लिए कहा तो चिक्कू खड़ी नहीं हुई, लेकिन उसके साथ बैठे उसके दूल्हे ने हाथ बढ़ाए तो चिक्कू ने नज़र उठाकर देखा, सामने शिवम खड़ा था। शिवम को देखकर चिक्कू अंदर तक कांप गई। तो क्या वो ही उससे शादी कर रहा है? चिक्कू को झटका सा लगा। उसका मन किया कि वो अभी यहाँ से भाग जाए या यहीं मर जाए, लेकिन बिन्नी को सोचकर वो वहीं रुक गई। शिवम का हाथ अभी तक उसके लिए मौजूद था, लेकिन चिक्कू ने उसका हाथ झटक दिया और खुद खड़ी हो गई। दोनों ने पंडित जी के कहे अनुसार फेरे लिए तो खुशी और राज उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। सब जा चुके थे, अब शिवम और चिक्कू ही वहाँ बचे थे। शिवम और चिक्कू की शादी हो चुकी थी। एक बार फिर इतिहास दोहराया गया, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती और टॉर्चर था। चिक्कू और बिन्नी दोनों शिवम के आगे मजबूर थे। कुछ भी हो, मजबूरी खुशी भी थी और उसकी बेटी चिक्कू भी। अब देखना ये था कि क्या चिक्कू शिवम को अपनाएगी या फिर उससे अपना बदला लेगी। क्या शिवम अब बिन्नी को आज़ाद कर देगा? क्या वो अपनी कही हुई बात पर टिकेगा या फिर वो बिन्नी के साथ कुछ भी करेगा? इन सब के सवालों के जवाब अभी बाकी थे। चिक्कू ने लंबी सांस ली, मानो वो काफ़ी देर से कुछ सोच रही हो, और अब उसने सोचकर निर्णय ले लिया। चिक्कू ने शिवम की ओर देखा और नफरत से बोली, तुम जो चाहते थे वो हो चुका है, अब बिन्नी को आज़ाद करो। शिवम ने आंखें फाड़ कर चिक्कू को देखते हुए कहा, ये मैंने कब कहा कि मैं उससे आज़ाद कर दूंगा? मैंने तो ऐसा कहा कि नहीं तुमसे। चिक्कू ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने अपने आप को शांत किया और बोली, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बदला ले लो, लेकिन उसे जाने दो। शिवम ने चिक्कू के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन चिक्कू ने उसके हाथ को झटक दिया और उसे 2 कदम दूर होकर बोली, शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब चीज़ों की परमिशन मिल गई है। मुझसे दूर रहकर बात करो, समझे? शिवम ने बुएं उचकाकर कहीं रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। चिक्कू ने शिवम की आंखों में देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, गलत फहमी है तुम्हें, अभी रस्सी नहीं जली है। तुम्हें लगता है मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो तुम बहुत गलत हो। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, ना ही मुझसे बदनामी का डर है और ना ही किसी समाज का डर। तो अब तुम्हें है जो मुझसे जुड़े हो, तुम तो बदनामी का डर भी होगा और समाज का भी। बहुत गलत मछली फंसा ली तूने मिस्टर शिवम मेहता। चिक्कू की बात पर शिवम हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या लड़की हो यार तुम, मतलब मेरे ही घर में खड़ी होकर तुम मुझे ही धमका रही हो, और तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। चिक्कू ने अपने हाथ बांधे और लापरवाही से बोली, मैंने बोला ना कि तूने बहुत बड़ी गलती कर ली है मुझसे शादी कर कर। शिवम ने चिक्कू की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी के नंबर मिलाकर फ़ोन को कान का लगाकर कहा, चिक्कू की ओर देखने लगा। सामने से जब फ़ोन पिक हुआ तो शिवम बोला, उस लड़की को मेहता हाउस ले आओ अभी। यह कहकर शिवम ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद एक लड़का बिन्नी को साथ ले कर वहाँ आया तो उसके साथ साथ ही एक लड़के के साथ किरण भी आ रही थी। शिवम और चिक्कू दोनों ही ना समझी से किरण को देख रहे थे। चिक्कू ने मन ही मन कहा, ये लड़की देखी देखी लग रही है, लेकिन ये है कौन? बिन्नी ने जब चिक्कू को शादी के जोड़े में और मंगलसूत्र और भरी हुई मांग से देखा तो वो जल्दी से बोली, ये सब क्या है? तूने ये सब क्यों पहना है? चिक्कू कुछ कह पाती उससे पहले शिवम आगे बढ़कर बोला, क्योंकि अब से मिसेस मेहता बन चुकी है। बिन्नी, यह
क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अमीर से अमीर लड़की भी तुम्हारे एक बार में कहने पर ही शादी कर ले तैयार हो जाए। फिर तुमने क्यों हम गरीबों की ज़िंदगी में खेलते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शिवम सोफे पर बैठकर बोला। तुम दोनों से बदला लेना था और ये मेरी जिद बन चुकी थी। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न भी, और जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। अब तो बहुत कुछ बाकी है। शिवम ने किरण की ओर देखकर कहा, तुम कौन हो? किरण के साथ आए लड़के ने कहा, सर ये लड़की इनके घर पर काफ़ी देर से बैठी थी। जब मैंने पूछा तो इसने इन लड़कियों से मिलने के लिए बोला। मैं यहाँ ले आया। चिक्कू और बिन्नी ने एक दूसरे को देखकर फिर किरण की ओर देखने लगी तो किरण बोली, मैं तुम दोनों से ही मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो। ये शहर के लोग होते ही ऐसे हैं, किसी की फीलिंग नहीं समझते, केवल अपना देखते हैं। किरण यहाँ का हाल देखकर सब समझ चुकी थी, इसलिए वो शिवम को टारगेट कर रही थी, जिसे शिवम भली भांति समझ भी रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो किरण बोली, बिन्नी तुमसे कुछ बात करने आई थी, क्या तुम मुझे अकेले में बात कर सकती हो? बिन्नी कुछ कहती उससे पहले ही शिवम बोला, बिल्कुल नहीं, जो बात करनी है वो यहीं करो, सबके सामने नहीं तो रहने दो। किरण ने लाचारी से बिन्नी और चिक्कू को देखा, फिर बोली, तुम अमर को नहीं जानती हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो तुमसे एक तरफा मोहब्बत करता है। 3 साल हो गए हैं पूरे कॉलेज टाइम से में उसने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सोचा। वो यहाँ तुमसे कुछ कहने भी आया था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। बिन्नी उसे बचा लो प्लीज़, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज़ मेरे साथ चलो और उससे बात करो। अब सिर्फ तुम ही हो बचा सकती हो उसे, प्लीज़ मेरे साथ चलो बिन्नी। बिन्नी और चिक्की दोनों हैरान थी यह सब सुनकर। उन दोनों ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कभी, ना ही कभी अमर को देखा, तो फिर ये सब कैसे हो गया था? दोनों कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, तो शिवम बोला, इंटरेस्टिंग कहाँ मिलती है आजकल ऐसी मोहब्बत, एक तरफा प्यार? तुम्हें जानना चाहिए। इनफैक्ट तुम जाओगी, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे गांव भेज दूं, और अब तो तुम्हें लेने के लिए ये लड़की भी आ गई है। शिवम उठा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अब तुम वहां जा रही हो? बिन्नी ने गुस्से से कहा, मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने वाले तुम कौन हो? देखो तुम पहले ही हमारे साथ बहुत कुछ कर चुके हो, अब हमारा पीछा छोड़ दो शिवम। अब तो हमारा रिश्ता जुड़ गया है, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। आखिर इकलौती साली हो तुम मेरी। बिन्नी फिर से गुस्से में बोली, देखो लड़के, ज़बरदस्ती हमेशा रिश्ते मत जोड़ो, मैं इस शादी को नहीं मानती। बिन्नी ने चिक्कू का हाथ पकड़ा और बोले, चल चिक्कू, आज ही हम गांव चल रहे हैं। चिक्कू कुछ आगे बढ़ पाती इससे पहले ही शिवम ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोला, यह कहीं नहीं जाएगी। शी इज़ माई वाइफ नाउ, मैं जो कहूँगा वही करना होगा। चिक्कू ने शिवम से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं थी। तभी शिवम ने अपने कुछ आदमियों को बोला, इन दोनों लड़कियों को करनाल छोड़कर आओ और इस बिन्नी पर नज़र रखो, ये चिक्कू से मिलने वापस ना आने पाए। बिन्नी ने चिक्कू का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक आदमी ने उन दोनों को दूर करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों लड़कियां दूर नहीं होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब ये दोनों अलग नहीं हुई तो आदमी ने दोनों की कलाई को कसकर पकड़ा और अपने पूरे जोर से उन्हें अलग कर दिया, जिससे दोनों की कलाइयों पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ गए। शिवम चिक्कू को खींच रहा था और इधर बिन्नी को वो आदमी। दोनों लड़कियों की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। तभी चिक्कू ने अपना पूरा जोर लगाया और शिवम को धक्का दिया, जिससे शिवम कुछ दूर पीछे चला गया। इतनी देर में चिक्कू बिन्नी के पास आकर उसके चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। वो रोती हुई बोली, प्लीज़ मत जाओ, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, प्लीज़ नहीं मत जा। बिन्नी का भी यही हाल था, वो भी रोए जा रही थी। उसने चिक्कू को टाइट पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। आदमी ने दोनों को फिर से अलग करना चाहा तो चिक्कू ने उसे धक्का दिया, जिससे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने चिक्कू और बिन्नी दोनों की बाजू पकड़कर अलग करते हुए एक थप्पड़ दोनों को लगा दिया, जिससे दोनों अलग अलग होकर दूर जा गिरी। आदमी कुछ सोच पाता उससे पहले शिवम ने आदमी को एक मुक्का जड़ दिया और बोला, साले लड़कियों पर हाथ उठाता है, कुछ भी करना था लेकिन मारना नहीं था, अब तू गया। शिवम दोनों को उठाया, लेकिन दोनों ने ही उससे दूरी बना ली और हाथ जोड़ते हुए बोले, प्लीज़ हमें अलग मत करो, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, प्लीज़। शिवम कुछ नहीं बोला और वो फिर से सोफे पर जाकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। शिवम सोफे पर बैठा था
चीकू, बिन्नी और किरण उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि उनका अलग होना है या नहीं। शिवम कुछ सोचकर अपनी गर्दन हिलाते बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों अलग तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही होगा इसकी लाइफ से। शिवम ने बिन्नी की ओर देखकर कहा। बिन्नी और चीकू का दिल एक बार फिर से बैठ गया। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये शिवम की बात आखिर मान क्यों रही है, लेकिन उन्हें शिवम से डर भी था कि कहीं ये कुछ और ना कर दे। इसलिए दोनों के पास बेबसी के अलावा अब कुछ नहीं था। शिवम के आदमी बिन्नी और किरण के पास आकर खड़े हो गए, जिसे दोनों लड़कियां समझ गई कि उन्हें जाना है। बिन्नी ने चिक्कू को देखा, जिसका हाल उससे भी ज़्यादा बुरा था। उसे यहाँ शिवम के साथ रहना था। अजीब सी बेबसी थी। बिना माँ बाप की लड़की की लोग जैसे चाहा उन्हें नचा रहे थे और उन्हें नाचना पड़ रहा था। बिन्नी ने अपनी आंखें बंद कर कर अपने भगवान को याद किया और मन ही मन बोली, मेरी चीकू का ध्यान रखना महादेव। बिन्नी वहां से चलने लगी तो चीकू उसके पास जाने के लिए भागी, लेकिन तभी शिवम ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जिससे वो बिन्नी के पास नहीं जा सकी। बिन्नी और किरण चली गई तो चीकू ने शिवम से अपना हाथ छुड़वाया और उसे उंगली दिखाती हुए बोली, बस बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ अपने गांव, यहाँ कभी नहीं आऊँगी। शिवम ने इस बार चीकू की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे चीकू के चेहरा बिल्कुल शिवम के करीब आ गया। शिवम ने धीरे से कहा, अगर तूने कभी यहाँ से भागने की सोची तो तुम्हारी बहन वहाँ जिंदा नहीं रहेगी। मेरे आदमी हर वक्त उस पर नज़र रखेंगे। मेरे एक बार बोलते ही तुम्हारी बहन आगे, तुम समझदार हो। शिवम ने चिक्कू को छोड़ दिया तो चिक्कू उसे कुछ दूर होकर बोली, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, महादेव तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। अब चिक्कू गुस्से और आंसू के साथ बोली, अगर बदुआ जैसा कुछ होता तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बदुआ ज़रूर लगे कि जैसे आज मैं अपनी बहन के लिए तड़फ रही हूँ, एक दिन तुम किसी अपने जान से प्यारे इंसान के लिए इसी तरह तड़फ रहे होंगे, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सबको अपनी करना का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। जल्द ही तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। शिवम ने चिक्कू की बात को इग्नोर किया और बोला, मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, अब से तुम यहीं रहोगी। शिवम ने एक कमरे की ओर इशारे करते हुए कहा, और वो हमारा कमरा है, मैं जाऊं तब तक खाना तैयार रखना और ये रोना धोना भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे रोती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। शिव ने अपना फैसला सुनाया और वहां से चला गया। अब मेहता हाउस में चिक्कू और कुछ नौकर बचे थे, जो उसे देखे जा रहे थे कि अब ये लड़की क्या करने वाली है। चिक्कू ने अपना सिर झुकाया और शिवम के बताए कमरे में आ गई। बहुत बड़ा कमरा था ये, जिसमें एक बेड और एक बड़ा सा सोफ़ा था। दोनों और कबर्ड थी। चिक्कू ने उन्हें खोलकर देखा तो उनमें कुछ में शिवम के कपड़े, शूज और उसका सामान था, तो दूसरे कबर्ड में लड़कियों की ज़रूरत के हिसाब से सब सामान रखा था। चिक्कू हैरान थी कि शिव ने उसके लिए ही यह सब रखा था या फिर ये किसी और लड़की के कपड़े थे। चिक्कू को समझ नहीं आया तो उसने लंबी सांस ली और जाकर सोफे पर लेट गई। रात हो चुकी थी। ज़्यादा रोने और थकान की वजह से चिक्कू को पड़ते ही नींद आ गई और वो सो गई। लगभग 1 घंटे बाद जब शिवू आया तो उसने चिक्कू को सोया देखा कर धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कपड़े चेंज करने लगा। कपड़े चेंज करते वक्त उसका फ़ोन गिर गया, जिसकी आवाज़ से चिक्कू हड़बड़ा कर उठ गई और अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब एक लड़की सो रही हो तो उसके कमरे में नहीं आते? शिवम हल्के से मुस्कुराकर बोला, मिस मेहता, शायद आप भूल रही हो, मैं आपका हस्बैंड हूँ और ये मेरा ही कमरा है। चिक्कू, ठीक है, तो फिर मैं बाहर सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगी। शिव ने एक वो उचकाकर कहा, मेरी इजाज़त के बगैर तो तुम कहीं नहीं सो सकती। चुप से कपड़े चेंज करो और मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। चिक्कू ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम मुझे पर हुक्म चला रहे हो। शिवम चिक्कू के पास आया और उसकी बाजू को पकड़ कर दबाते हुए बोला, अब तुम मेरी गुलाम ही हो। अगर अपनी और अपनी बहन की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ बिना कोई बहस कर दिया करो, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं, समझी। शिवम ने चिक्कू को छोड़ दिया और सोफे पर बैठकर फ़ोन देखने लगा। चिक्कू कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर थक
कदमों से कवर्ड की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद उसे कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। खाना तैयार था जो किसी घर के नौकर जॉन ने बना रखा था। उसी ने शिवम के लिए प्लेट तैयार की और चिक्कू को पकड़ा दी। चिक्कू प्लेट लेकर शिवम के पास आई और उसके सामने प्लेट रखकर वहां से वापस जाने लगी तो शिवम ने फ़ोन में देखते हुए कहा, खिलाओ मुझे। चिक्कू ने आंखें फाड़ कर शिवम को देखते हुए कहा। ऊपर वाले ने दो लंबे लंबे हाथ देख रखे हैं, लोगों को हर्ट करने से अच्छा है इनका यहाँ यूज़ करो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। शिवम, लगता है तुम भूलने की बीमारी है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा मुझसे बहस मत किया करो, जो कहता हूँ चुपचाप मान लिया करो। चिक्कू ने शिवम को घूर कर देखा तो शिवम बोला, मुझे घूरने के बजाय खाना खिलाओ और खुद भी खाकर आराम करो। चिक्कू ने हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाने वाली, खुद खाओ, अच्छे भले तो हो। शिवम ने चिक्कू को घूर कर देखा, फिर जोर से बोला, जॉन। उसकी आवाज़ पर जॉन दौड़ता हुआ आया और सिर झुकाकर बोला, यस सर। शिवम, ये खाना लेकर जाओ और सारा खाना डस्टबिन में फेंक दो, आज का खाना दुल्हन बनाएगी। हैं? चिक्कू एक बार फिर से हैरान थी। उसे शिवम से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो जल्दी से बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जॉन खाने की प्लेट उठाने वाला था। चिक्कू ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। जॉन रुका तो चिक्कू ने शिवम को देखा। जब वह फ़ोन को बिना किसी हलचल और हाव के देख रहा था तो चिक्कू ने जॉन से कहा, तुम जाओ। जॉन ने शिवम को देखा तो शिवम ने हाथ से जाने को कहा। जॉन चला गया तो चिक्कू ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये महादेवीना ऐसे लोगों को पैसे देते हैं जिन्हें कदर भी नहीं होती। खाना फेंकने चले थे, ना जाने कितने लोग खाने के लिए तरसते हैं। चिक्कू बड़बड़ाते हुए शिवम के पास आकर प्लेट को उठाकर बोली, अब फ़ोन को साइड में रखो या फिर इसको भी खिलाना है। शिवम ने फ़ोन रखा तो चिक्कू उसे खाना खिलाने लगी। इधर खुशी राज रिहान के साथ बैठी खाना खा रही थी। उसने एक निवाला लेते हुए कहा, क्या शिवम ने सही किया उस लड़की से शादी कर? रिहान हैरान होकर बोला, क्या शिवम भैया ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? खुशी, उसने तो किसी को नहीं बुलाया शादी में, तू स्कूल था, तेरे लिए तो बोला था उसने। रिहान, इतनी भी क्या जल्दी लगी थी? खुशी ने रेहान की बातों का जवाब नहीं दिया। उसने राज की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो राज? मुझे लगा वो लड़की शादी से खुश नहीं थी, चेहरा देखा था उसका कैसे फीका पड़ गया था। शिवम ने ज़रूर उसके साथ ज़बरदस्ती की है। शिवम कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है सबसे, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा। खुशी, अच्छा तुम वो सब छोड़ो, कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि है, हम वहाँ चल रहे हैं ना? मना मत करना, तुम्हें बोला था कि इस बार हम चलेंगे। राज ने हाँ में सिर हिलाया तो खुशी खुश। चिक्कू और बिन्नी की ज़िंदगी में शिवम एक शराब बनकर आया था। लोगों की ज़िंदगी में फरिश्ते आते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में शराब से भी भयानक था ये सब। बिन्नी वापस से करनाल पहुंच गई थी। सबसे पहले वो मिस टुनटुन के पास गई और उससे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, अगर यही सब करना था तो हमें सहारा क्यों दिया? क्यों हमें पालकर इतना बड़ा किया? मर जाने देती, छोड़ देती, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया था। तुम भी छोड़ देती, यह दिखावा क्यों किया? तुम इंसान ही जलाद हो जो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करती हो। मैं अब तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। मिस टुनटुन पर बिन्नी के कहे शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वो मुँह में पान चबाते हुए बोली, देख लड़की, मैंने तुम दोनों को सहारा दिया, उसमें भी मेरा फ़ायदा था। तुम दोनों को पढ़ाया, अच्छे स्कूल कॉलेज कराया और फिर जॉब भी दिलाई, उन सब में मेरा ही फ़ायदा था। मिस्टर मेहता ने जब कंपनी को टेक ओवर करने को कहा तो तब भी, और चिक्कू से शादी की बात कही तब भी, जहां मुझे मेरा फ़ायदा नज़र आता है मैं उधर ही चली जाती हूं। और चिक्कू के लिए तो ये लॉटरी लगने जैसा है। एक लड़का कभी नहीं मिलता उसे, समझी? ऐसा लड़का कभी नहीं मिलता उसे, समझी? बिन्नी ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका मन तो कर रहा कि अभी मिस टुनटुन का गला दबा दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। तो किरण बोली, तुम मेरे साथ चलो, अमर तुम्हें सहारा देगा, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। बिन्नी ने जब किरण की ओर घूमकर कहा, देखो किरण, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तुम सब जानती हो ना मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। तुम प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। किरण, लेकिन यार कम से कम
अमर के बारे में तो सोचो बिन्नी, मैं किसी अमर को जानती ही नहीं हूँ तो क्यों सोचूं मैं बेवजह की आफत नहीं चाहती यार मुझे। किरण को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने बिन्नी की कलाई पकड़ी और बोली, चलना तो पड़ेगा, मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेने आई थी। बिन्नी ने उसे घूरते हुए देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने कुछ देर सोचा फिर बोला, ठीक है चलो। बिन्नी किरण के साथ चलने लगी तो मिस टुनटुन बोल पड़ी, वापस आएगी या नहीं। बिन्नी कुछ पल के लिए रुकी फिर बिना जवाब दिए ही चली गई। मिस टुनटुन के कंधे उचकाए और बोली, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम जा। बिन्नी किरण के साथ आ गई। वो उसे अमर के उस छोटे से घर में ले आई लेकिन यहाँ अमर नहीं था। तो किरण ने बिन्नी से बैठने को कहा जिस पर बिन्नी उसे खाली आंखों से देखने लगी। किरण ने बिन्नी को जब इस मूड में देखा तो वो जल्दी से बोली, देखो तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मैं अभी अमर को बुला कर लाती हूँ। किरण चली गई तो बिन्नी ने लंबी सांस ली और वहाँ बैठ गई। इधर चिक्कू की जब आँख खुली तो उसे अपने आप को सोफे पर पाया। तभी उसे याद आया कि रात में जब उसने शिवम को खाना खिलाया तो वो खाना खा कर चला गया था तो खुद वहीं सो गई थी। रात में उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए अब उसे भूख लग रही थी। चिक्कू ने इधर उधर देखा तो शिवम को बेड पर सोया हुआ देखा। चिक्कू ने अपने आप से कहा, यही मौका है, क्या मैं इसे मार दूं? चिक्कू ने शिवम को घूरा फिर उसे मारने का प्लान बनाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी तो शिवम के ठीक पास पहुंच गई। उसने शिवम का गला दबाने के इरादे से हाथ बढ़ाया ना चाहे कि तभी वहाँ लगी दीवार घड़ी आवाज़ करने लगी। चिक्कू हड़बड़ा गई और वहीं बैठ गई। घड़ी में 5 बजने पर 5 बार आवाज़ आई। जैसे ही घड़ी की आवाज़ शांत हुई शिवम उठ गया। उसने सीधे सोफे पर देखा जहाँ उसे चिक्कू दिखाई नहीं दी तो वो बिना देर किए उठा और बेड के दूसरी ओर से उतरकर जल्दी से उस तरफ गया। शिवम ने बाथरूम की ओर देखा जो खुला हुआ था। अब वो सीधा बाहर चला गया। शिवम के जाने पर चिक्कू ने लंबी सांस ली और थके कदमों से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई। जहाँ वो नहाकर बाहर आई तो उसे शिवम को सोफे पर बैठा हुआ पाया। उसकी नज़र चिक्कू पर ही थी। वो उसे खाना खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। चिक्कू पर उनकी नज़रों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बाल धोए थे जिनको उसने टॉवल में लपेटा था। उसने उसे खोला और वे वाकई से उन्हें पहुंचते हुए ड्रेसिंग की ओर जाने लगी। तभी शिवम फुर्ती से उठा और चिक्कू के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्कू ने आंखों ही आंखों में सवाल पूछा जिस पर शिवम ने उसकी कमर में हाथ डाला और खुद के करीब करते हुए बोला, कहाँ थी तुम? चिक्कू ने उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे इस आलीशान पिंजरे में कोई बाहर कैसे जा सकता है? शिवम ने उसे और पास करते हुए धीरे से कहा, सोचना भी मत, मेरी नज़रों से कभी दूर जाना भी चाहा उस दिन सारी दुनिया में आग लगा दूंगा, समझी? चिक्कू ने अब शिवम की आंखों में देखते हुए कहा, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हो। शिवम ने चिक्कू की कमर छोड़ दी और उसे थोड़ा दूर होकर बोला, मोहब्बत के नाम पर नफरत है, मुझे फिजूल बातें मत किया करो, तुम चलो अपना काम करो। चिक्कू हैरानी से शिवम को देखने लगी। जो इंसान कल इतना खड़ूस बन रहा था आज वो उसे नज़रें चुराते हुए बातें कैसे कर सकता है? चिक्कू को कुछ समझ नहीं आया तो उसे कंधे उचका दी और जाने को हुई तो शिवम फिर से बोला, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? चिक्कू ने शिवम को घूरा फिर बोली, दिखाई नहीं दे रहा, बाल धोकर आई हूँ, धुल गया है। शिवम ने चिक्कू की बाजू पकड़ी और उस ले जाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मांग हमेशा भरी हुई दिखाई देनी चाहिए, समझी? शिवम ने चिक्कू को बिठाया और ड्रायर निकाल कर उससे लगाने लगा। चिक्कू उसे रोकते हुए बोली, मैं खुद कर लूँगी, इतनी मेहरबानी की कोई वजह बताओगे? शिवम ने स्ट्रिक्ट तरीके से चिक्कू को देखा और उसके हाथ दूर करते हुए बोला, चुप कर बैठो, बहुत बोलती हो तुम। चिक्कू चुप हो गई तो शिवम ने उसके बाल ड्राई किए और उसकी सिंदूर लेकर उसकी मांग भरकर बोला, अब तुम्हें जो करना है करो। शिवम बाहर चला गया। चिक्कू उसे जब तक देख रही थी जब तक कि वो चला नहीं गया। चिक्कू ने फिर अपने आप से कहा, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मुझसे पहले ज़बरदस्ती शादी करता है फिर प्यार दिखाता है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? चिक्कू ने लंबी सांस ली और अपना काम करने लगी। इधर बिन्नी अमर का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। वो जाने ही वाली थी कि अमर आ गया। बिन्नी ने अपने हाथों को बांधकर और अमर को देखने लगी। अमर ने हैरानी से बिन्नी को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बार बार उन्हें मसल रहा था।
बिन्नी अब उससे घूरने लगी तो अमर बोला, पता नहीं आपके यहाँ होने का वहम कब जाएगा। बिन्नी, ये कोई वहम नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ। अमर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आप तो हमेशा यही बोलती हैं। अमर की बातों से बिन्नी पक चुकी थी। अब वो उसके पास गई और उसका कान खींचते हुए बोली, अब यकीन हो गया। अमर को जैसे झटका सा लगा, उसे यकीन नहीं हुआ। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वेलकम कैसे करे। अमर की सांसें तेज हो गई। उसने बिन्नी का हाथ पकड़ा और ज़मीन पर बैठ गया। बिन्नी अमर के घर पर आ गई थी, जिसे देखकर अमर को समझ नहीं आया कि वो उसका वेलकम किस तरीके से करे। अमर ने बिन्नी का हाथ पकड़ा और ज़मीन पर बैठकर बोला, मैंने ईश्वर की तरह आपकी पूजा की है। लोग जैसे उन्हें चाहते हैं वैसे आपको चाहा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। मैंने तो जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। बिन्नी ने जब अमर को खुद के लिए इस कदर पागल देखा तो उसने गुस्से से अपना हाथ अमर के हाथ से छुड़वाया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर बुलाते हुए? इंसानियत तो बेची ही नहीं है ना तूने। मैं तुम्हें तो बस अपना फ़ायदा देखना है, बाकी सामने वाला चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी भी हाल में हो। अमर ने जब बिन्नी को यह कड़वी बात सुनी तो वो उदास होकर बोला, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बुलाया है, आप तो खुद ही आई है ना। बिन्नी ने फिर से अपने हाथ बांधे और बोली, मुझे कोई सपना नहीं आया जो मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। तुम्हारे ही भेजे किसी इंसान के साथ आई हूँ। मुझे समझ नहीं आता लोग इस हद तक कैसे गिर जाते हैं। बिन्नी ने अमर को गुस्से से कहा, आज के बाद मेरे बारे में सोचना भी मत। अपनी लय में आगे बढ़ो, कुछ बन जाओ तब सोचना। किसी लड़की के बारे में यूं प्यार चलाने से सब अलग हो जाने से प्यार नहीं होता है। अमर को बिन्नी की बात समझ आ रही थी तो वो भूल गया था कि अगर बिन्नी उसकी लय में आ भी गई तो वो उसको रखेगा कहाँ। वो खुद तो इस छोटे से घर में रह रहा है, बिन्नी यहाँ से कैसे रह सकती है। अमर ने यह सब सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बन जाऊँगा तब तो तुम मुझे अपना लोगी ना। बिन्नी, जब तुम कुछ न बन जाओगे तो तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी जो तुमसे प्यार करेगी। इसलिए अपनी लाइफ को यूं बर्बाद मत करो और आगे बढ़ जाओ। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। अमर, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। बोलो, क्या कोई है तुम्हारी लाइफ में? बिन्नी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, देखिए अमर, मेरी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है। मुझे बहुत कुछ करना है। अपने माता पिता को ढूंढना है, मेरी बहन को उस आदमी से आज़ाद कराना है। मेरे पास प्यार के लिए या आस्क के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं आशा करती हूँ तुम समझ गए होंगे। बिन्नी यह कहकर जानने लगी तो अमर बोला, सुनो, मैं तुम्हारे हर काम में साथ रहना चाहता हूँ। भले ही मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद जिस किसी को अपना समझा है वो सिर्फ तुम हो। मैंने बात नहीं की हो तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें मेरे दिल के करीब ही हो। बिन्नी कुछ नहीं बोली तो अमर फिर से बोला, हाँ, जब भी किसी अपने आप को अकेला महसूस करो, ये कोई भी काम हो जो मेरे लायक हो, प्लीज़ मुझे याद करना। मैं चाहे किसी भी हाल में रहूं, तुम्हारे लिए चला आऊँगा। बिन्नी ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई तो अमर ने लंबी सांस ली और खुद से बोला, अब मुझे पैसे कमाने हैं मेरे प्यार के लिए। शिवम कुछ दिनों के लिए अपने काम में बिजी हो गया। वो देर रात घर आता, सुबह जल्दी निकल जाता। चीकू अब उसके घर की लाइब्रेरी में रहती और बुक्स पढ़ती रहती क्योंकि उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो हर वक्त शिवम से उलझना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसका सारा वक्त यही निकल जाता था। रात में वो खाना खाकर अपने सोफे पर सो जाती। शिवम भी उसे परेशान नहीं करता था। सुबह जॉन चीकू को बता देता कि शिवम साहब देर रात आए थे और सुबह चले गए। चीकू भी चैन की सांस लेती। खुशी और राज दोनों तैयार होकर रिहान का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के 3 बजने वाले
थे कि राज ने रिहान को आवाज़ देते हुए कहा, जल्दी करो बेटा, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी मंदिर में। रिहान, बस 1 मिनट पापा। खुशी ने पूजा का सामान रखते हुए कहा, ये लड़का भी ना पता नहीं क्या कर रहा है। तभी रिहान आ गया तो तीनों एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर के लिए निकल गए, जो साल में केवल एक बार खुलता है। महाशिवरात्रि के दिन माना जाता है कि इस मंदिर में जो मांगती है वो मिल जाता है। इसी कारण खुशी काफ़ी दिनों से राज को वहां जाने के लिए बोल रही थी। आखिर राज भी मान गया और वो खुशी को लेकर मंदिर चला गया। मंदिर परिसर में रात से ही काफ़ी भीड़ थी। अंदर और बाहर तक लोग महादेव के दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। रेहा ने भीड़ को देखते हुए कहा, हम यहाँ किस लिए आए हैं मम्मा? इतने सारे लोग एक साथ? खुशी और राज कुछ नहीं बोले तो रियान फिर से बोला, सोचा यहाँ किसी ने बॉम्बे लगा दिया हो, एक साथ इतने लोग मारे जाएंगे। खुशी ने रिहान को घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया तो शिव ने अपने मुंह पर उंगली रखकर कंधे उचका दिए। खुशी भी राज और रेहान के साथ इस भीड़ में शामिल हो गई। आज चीकू सुबह उठी, वो रोज की तरह बाथरूम की ओर बढ़ी और कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसने अपने ब्रश के कोलगेट लगाते हुए और वो अपने दांतों को रगड़ने लगी और गाना गुनगुनाने लगी, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो ना कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। धीरे धीरे चीकू की आवाज़ तेज़ हो गई और वो डांस करती हुई यह गा रही थी। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठे शिवम पर पड़ी, जो अपनी ठुड्डी हथेली पर रख कर चीकू को देख रहा था। चीकू ने जब शिवम को देखा तो उसका गाना बंद हो गया और उसके हाथ में से पकड़ा ब्रश नीचे गिर गया। शिवम आंखों को झपकाते हुए देख ही रहा था। जब वो कुछ नहीं बोला तो चीकू ने अपना ब्रश उठाया और वापिस से बाथरूम में चले गए। शिवम वापिस से सो गया। चीकू ने जल्दी से मुँह धोए और बड़बड़ाने लगी, ये आदि मानव आज यहाँ क्या कर रहा है? गया क्यों नहीं है? क्या आज ये यहीं रहेगा? ओह नहीं, अगर आज ये यहाँ रहा तो मुझे परेशान कर देगा। नो नो नो, कुछ कर चीकू। चीकू ने सोचा और नहाकर जल्दी से बाहर आई। उसने देखा कि शिवम सोया हुआ है तो वो चुपके से कमरे से निकल गई और लाइब्रेरी में एक कोने में छुप कर बैठ गई और बुक पढ़ने लगी। दोपहर से शाम हो चुकी थी लेकिन राज को खुशी नहीं मिली। आखिर में राज थक हार कर घर चला आया। उसके आते ही रिहा ने उससे अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो राज ने सिर हिला दिया। तभी रिहा ने फिर से सवाल किया, पापा ये रजत कौन है जिसके पीछे मम्मा गई थी? राज कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, वो हमारे अतीत से जुड़ा है बेटा, तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में। रिहान जाने लगा ही था कि खुशी ने घर में कदम रखा। खुशी थके कदमों से चल रही थी, जिसे राज समझ गया कि उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। राज आगे बढ़ा और खुशी को संभालने लगा, लेकिन तभी खुशी ने अपना हाथ आगे कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ, आप कब तक संभालते रहेंगे? खुशी आकर सोफे पर बैठ गई तो रेहान उसके लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ चले गए थे मम्मा? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, पता भी है आपको? खुशी ने पानी का एक घूंट लेकर कहा, कुछ ज़रूरी काम था बेटा, अब मैं आ गई हूँ और ठीक भी हूँ, आप जाकर आराम करो। रेहान, नहीं, आप सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पहले आप खाना खाओ फिर मैं जाऊँगा। खुशी, आज मेरा फास्ट है बेटा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप खा लो और आराम करो। रेहान ने राज की ओर देखा तो राज ने पलकें झपकाई। रेहान चला गया। राज अब खुशी के पास आकर बैठते हुए बोला, क्या बात है खुशी, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? खुशी ने राज की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बात बोली, क्या तुम्हें पता है कि रजत जिंदा है? खुशी की बात पर राज चुप हो गया। वो कुछ देर तक खुशी को देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कितना समझा चुका हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, रजत मर चुका है। मैंने अंतिम संस्कार किया था उसका, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है उसे। खुशी, लेकिन आज मैंने रजत को देखा है, वो रजत ही था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं उसके पीछे भी गई थी लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया। राज ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुद को संभालो खुशी, कितने साल हो गए हैं, तुम आज भी उम्मीद लगा
बैठी हो कि रजत आएगा। खुशी, उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है वो आएगा और हमारी बेटी को भी लेकर आएगा। तुम देखना राज, वो ज़रूर आएगा। इस वक्त खुशी किसी पागल की तरह लग रही थी। वो बार बार यही कह रही कि रजत ज़रूर आएगा। खुशी उठकर चली गई तो राज को उसकी फिक्र हुई। उसने कुछ सोचा और डॉक्टर को कॉल कर उसे खुशी के बारे में बताया, जिसे डॉक्टर ने खुशी को हॉस्पिटल लाने के लिए बोला तो राज ने हामी भरी और फ़ोन रख दिया। इधर चिक्कू छत पर थी, तभी उसे आवाज़ आई, आई एम सॉरी। चिक्कू ने घूमकर देखा तो सामने तन्वी खड़ी थी। चिक्कू ने अपनी आंखों को पोंछा और बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें तो कुछ कसूर ही नहीं है इसमें, बल्कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए जो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तन्वी, नहीं, उस वक्त तुम्हें जो सही लगा तूने कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है। चिक्कू कुछ नहीं बोली तो तन्वी ही आगे बोली, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे भाई के साथ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी यहाँ से निकलने में। चिक्कू, कहाँ जाऊँगी मैं? मेरा तो मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूँ। तन्वी, तुम्हारे रहने का इंतज़ाम मैं कर दूँगी। जब तक भाई आपको भूल नहीं जाते तब तक तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठा लूँगी। उसके बाद तुम अपनी बहन के पास चली जाना। चिक्कू कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा भाई मुझे भूल जाएगा? क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? तन्वी, हाँ, जब उन्हें कोई दूसरी जिद या काम मिल जाता है तो वो पीछे का सब छोड़ देते हैं और मुझे लगता है कुछ दिन तुम उनसे दूर रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। चिक्कू, उसने मुझसे शादी की है, वो भी ज़बरदस्त। तुम्हें लगता है उसने बिना कुछ सोच समझे इतना बड़ा कदम उठाया है? कुछ तो सोचा ही होगा। तन्वी, तुम एक बारी जाकर तो देखो। चिक्कू ने हामी भरी तो तन्वी बोली, मैं जल्दी ही तुम्हारा यहाँ से निकलने का इंतज़ाम कर दूंगी, तब तक तुम आराम से रहो। चिक्कू रूम में आ गई, देखा तो शिवम यहाँ नहीं था। उसने कुछ देर सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई तो आज उसने मेहता हाउस में घूमने की सोची, क्योंकि आज तक वो अपने रूम से लाइब्रेरी तक ही गई थी, इसलिए उसने टाइम पास करने के लिए ये सब सोचा। हालांकि वो पहले देख चुकी थी लेकिन अंदर से नहीं देखा था। चिक्कू रूम से बाहर आई तभी उसे तन्वी दिखाई दी जो उसकी ओर ही आ रही थी। चिक्कू उसे देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। तन्वी उसके पास आई और बोली, सुनो भाई घर पर नहीं है, हमारे पास अच्छा मौका है तुम यहाँ से बाहर निकलने का। तुम? चिक्कू हैरानी से बोली, अभी? तन्वी, हाँ, रात भी होने वाली है और भाई शायद आज रात ऑफिस में ही रहेंगे तो आज से अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। चिक्कू तन्वी की बातों में आ गई और उसके कहे अनुसार उसके पीछे चली गई। बिन्नी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। वहाँ उसे अमर भी दिखता लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती। अमर भी उसे बात करने की कोशिश नहीं करता, उसे तो बिन्नी को सामने देखकर ही सुकून मिल जाता था। फिर पीछे से किरण के जरिए तो वो उसकी हेल्प कर ही रहा था, इसलिए भी वो बिन्नी से बात करने में कोई जल्दी नहीं कर रहा था। किरण ने चिक्कू और बिन्नी के साथ जो हुआ वो सब अमर को बता दिया था। अमर को भी बहुत बुरा लगा, उसे हमदर्दी भी थी उन दोनों से और वो जल्द ही चिक्कू से मिलने जयपुर जाने की सोच रहा था। आज जब वो स्टाफ रूम में बैठा अपना काम कर रहा था तो बिन्नी भी अपनी क्लास लेकर स्टाफ रूम में आई और चुपचाप कुछ पढ़ने लगी। अमर चुपके से उसे देखा और अपने काम में लग जाता है। बिन्नी उसकी हरकत महसूस कर रही थी लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। तभी उसने अमर से कहा, अच्छा सुनो। बिन्नी के बोलने से अमर हड़बड़ी में बोला, जी आपने कुछ कहा? बिन्नी मन ही मन मुस्कुरा गई, फिर बोली, अभी तक तो कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ कहने वाली थी। अमर ने अपने हाथ में पकड़े पेन को रखकर बिल्कुल फ्री होते हुए कहा, हाँ जी कहिए। बिन्नी, क्या आप 11th क्लास के नोट्स दे सकते हैं? वो क्या है ना, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार देखना है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। अमर, जी बिल्कुल, मैं कल आपको ला कर दूंगा। बिन्नी ने गर्दन हिलाई और अपने काम में लगी और अमर कुछ देर उसे निहारता रहा, फिर वो भी अपने काम में लग गया। दोपहर से शाम हो चुकी थी लेकिन राज को खुशी नहीं मिली। आखिर में राज थक हार कर घर चला आया। उसके आते ही रिया ने उससे अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो राज ने
ने सिर हिला दिया। तभी रेहान ने फिर से सवाल किया, पापा ये रजत कौन है जिसके पीछे मम्मा गई थी? राज कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, वो हमारे अतीत से जुड़ा है बेटा। तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में। रेहान जाने लगा ही था कि खुशी ने घर में कदम रखा। खुशी थके कदमों से चल रही थी, जिसे राज समझ गया कि उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। राज आगे बढ़ा और खुशी को संभालने लगा, लेकिन तभी खुशी ने अपना हाथ आगे कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। आप कब तक संभालते रहेंगे? खुशी आकर सोफे पर बैठ गई तो रेहान उसके लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ चले गए थे मम्मा? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, पता भी है आपको? खुशी ने पानी का एक घूंट लेकर कहा, कुछ ज़रूरी काम था बेटा। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन राज को खुशी नहीं मिली। आखिर में राज थक हार कर घर चला आया। उसके आते ही रेहान ने उससे अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो राज ने सिर हिला दिया। तभी रेहान ने फिर से सवाल किया, पापा ये रजत कौन है जिसके पीछे मम्मा गई थी? राज कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, वो हमारे अतीत से जुड़ा है बेटा। तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में। रेहान जाने लगा ही था कि खुशी ने घर में कदम रखा। खुशी थके कदमों से चल रही थी, जिसे राज समझ गया कि उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। राज आगे बढ़ा और खुशी को संभालने लगा, लेकिन तभी खुशी ने अपना हाथ आगे कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। आप कब तक संभालते रहेंगे? खुशी आकर सोफे पर बैठ गई तो रेहान उसके लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ चले गए थे मम्मा? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, पता भी है आपको? खुशी ने पानी का एक घूंट लेकर कहा, कुछ ज़रूरी काम था बेटा। अब मैं आ गई हूँ और ठीक भी हूँ, आप जाकर आराम करो। रेहान, नहीं, आप सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, पहले आप खाना खाओ फिर मैं जाऊँगा। खुशी, आज मेरा फास्ट है बेटा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप खा लो और आराम करो। रेहान ने राज की ओर देखा तो राज ने पलकें झपकाई। रेहान चला गया। राज अब खुशी के पास आकर बैठते हुए बोला, क्या बात है खुशी, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? खुशी ने राज की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बात बोली, क्या तुम्हें पता है कि रजत जिंदा है? खुशी की बात पर राज चुप हो गया। वो कुछ देर तक खुशी को देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कितना समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, रजत मर चुका है। मैंने अंतिम संस्कार किया था उसका, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है उसे। खुशी, लेकिन आज मैंने रजत को देखा है, वो रजत ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं उसके पीछे भी गई थी, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया। राज ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुद को संभालो खुशी, कितने साल हो गए हैं, तुम आज भी उम्मीद लगा बैठी हो कि रजत आएगा? खुशी, उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है वो आएगा और हमारी बेटी को भी लेकर आएगा। तुम देखना राज, वो ज़रूर आएगा। इस वक्त खुशी किसी पागल की तरह लग रही थी। वो बार बार यही कह रही कि रजत ज़रूर आएगा। खुशी उठकर चली गई तो राज को उसकी फिक्र हुई। उसने कुछ सोचा और डॉक्टर को कॉल कर उसे खुशी के बारे में बताया, जिसे डॉक्टर ने खुशी को हॉस्पिटल लाने के लिए बोला तो राज ने हामी भरी और फ़ोन रख दिया। इधर चिक्कू छत पर थी, तभी उसे आवाज़ आई, आई एम सॉरी। चिक्कू ने घूमकर देखा तो सामने तन्वी खड़ी थी। चिक्कू ने अपनी आंखों को पोंछा और बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें तो कुछ कसूर ही नहीं है इसमें, बल्कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, जो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तन्वी, नहीं, उस वक्त तुम्हें जो सही लगा तूने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है। चिक्कू कुछ नहीं बोली तो तन्वी ही आगे बोली, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे भाई के साथ तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी यहाँ से निकलने में। चिक्कू, कहाँ जाऊँगी मैं? मेरा तो मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूँ। तन्वी, तुम्हारे रहने का इंतज़ाम मैं कर दूँगी। जब तक भाई आपको भूल नहीं जाते तब तक तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठा लूँगी। उसके बाद तुम अपनी बहन के पास चली जाना। चिक्कू कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा भाई मुझे भूल जाएगा? क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? तन्वी, हाँ, जब उन्हें कोई दूसरी जिद या काम मिल जाता है तो वो पीछे का सब छोड़ देते हैं, और मुझे लगता है कुछ दिन तुम उनसे दूर रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी।
चीकू, उसने मुझसे शादी की है, वो भी ज़बरदस्त। तुम्हें लगता है उसने बिना कुछ सोच समझे इतना बड़ा कदम उठाया है? कुछ तो सोचा ही होगा। तन्वी, तुम एक बारी जाकर तो देखो। चीकू ने हामी भरी तो तन्वी बोली, मैं जल्दी ही तुम्हारा यहाँ से निकलने का इंतज़ाम कर दूंगी, तब तक तुम आराम से रहो। चीकू रूम में आ गई। देखा तो शिवम यहाँ नहीं था। उसने कुछ देर सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई। तो आज उसने मेहता हाउस में घूमने की सोची, क्योंकि आज तक वो अपने रूम से लाइब्रेरी तक ही गई थी, इसलिए उसने टाइम पास करने के लिए ये सब सोचा। हालांकि वो पहले देख चुकी थी लेकिन अंदर से नहीं देखा था। चीकू रूम से बाहर आई तभी उसे तन्वी दिखाई दी, जो उसकी ओर ही आ रही थी। चीकू उसे देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। तन्वी उसके पास आई और बोली, सुनो भाई घर पर नहीं है, हमारे पास अच्छा मौका है तुम यहाँ से बाहर निकलने का। तुम? चीकू हैरानी से बोली, अभी? तन्वी, हाँ, रात भी होने वाली है और भाई शायद आज रात ऑफिस में ही रहेंगे, तो आज से अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। चीकू तन्वी की बातों में आ गई और उसके कहे अनुसार उसके पीछे चली गई। बिन्नी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। वहाँ उसे अमर भी दिखता लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती। अमर भी उसे बात करने की कोशिश नहीं करता। उसे तो बिन्नी को सामने देखकर ही सुकून मिल जाता था। फिर पीछे से किरण के जरिए तो वो उसकी हेल्प कर ही रहा था, इसलिए भी वो बिन्नी से बात करने में कोई जल्दी नहीं कर रहा था। किरण ने चीकू और बिन्नी के साथ जो हुआ वो सब अमर को बता दिया था। अमर को भी बहुत बुरा लगा, उसे हमदर्दी भी थी उन दोनों से और वो जल्द ही चीकू से मिलने जयपुर जाने की सोच रहा था। आज जब वो स्टाफ रूम में बैठा अपना काम कर रहा था तो बिन्नी भी अपनी क्लास लेकर स्टाफ रूम में आई और चुपचाप कुछ पढ़ने लगी। अमर चुपके से उसे देखा और अपने काम में लग जाता है। बिन्नी उसकी हरकत महसूस कर रही थी लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। तभी उसने अमर से कहा, अच्छा सुनो। बिन्नी के बोलने से अमर हड़बड़ी में बोला, जी आपने कुछ कहा? बिन्नी मन ही मन मुस्कुरा गई, फिर बोली, अभी तक तो कुछ नहीं कहा लेकिन कुछ कहने वाली थी। अमर ने अपने हाथ में पकड़े पेन को रखकर बिल्कुल फ्री होते हुए कहा, हाँ जी कहिए। बिन्नी, क्या आप 11th क्लास के नोट्स दे सकते हैं? वो क्या है ना, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार देखना है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। अमर, जी बिल्कुल, मैं कल आपको ला कर दूंगा। बिन्नी ने गर्दन हिलाई और अपने काम में लगी और अमर कुछ देर उसे निहारता रहा, फिर वो भी अपने काम में लग गया। चीकू तन्वी के साथ मिलकर भागने का प्लान बना चुकी थी। तन्वी ने उसके लिए कैब की और उसे अपने दोस्त के घर रवाना कर दिया। इधर शिवम अपने केबिन में बैठा चीकू के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे जॉन की कॉल आई, जिसे उसे पता चला कि चीकू चली गई है और उसे तन्वी ने इसमें उसकी हेल्प की है। शिवम जल्दी से घर पहुंचा और गुस्से में तन्वी को आवाज़ दी। तन्वी एक आवाज के साथ ही बाहर आ गई। शिवम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तनु, तुमने उसे यहाँ से निकाल कर उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। तन्वी, नहीं भाई, मैंने तो उसको इस घुटन भरी ज़िंदगी से बचाया है, अब वो आराम से अपनी लाइफ बिता सकती है। शिवम ने गुस्से में तन्वी को घूरते हुए कहा, जिंदा बचेगी तब ना आराम से जी पाएगी। तन्वी, क्या मतलब है क्या आप मार देंगे उसे? अब आप कत्ल भी करने लगे हैं? शिवम ने तन्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसकी दोस्त का एड्रेस पूछा जहां उसने चीकू को भेजा था, लेकिन तन्वी बोली, भाई मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको उस तक तो नहीं पहुंचने दूंगी, अब और ज़्यादा ज्यादती नहीं करने दूंगी मैं आपको उसके साथ। शिवम, उसकी जान जा सकती है पागल लड़की, बताओ मुझे कहाँ भेजा है तुमने उसे? तन्वी ने जल्दी से और डरते हुए कहा, आप उसे मार दोगे भाई? मैं नहीं बताऊंगी। शिवम, मैं नहीं, लोग मार देंगे उसे जो उसके पीछे पड़े हैं। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, रजत सिंघानिया की इकलौती बेटी है, उसकी सारी जायदाद उसी के नाम पर है और इसके लिए बहुत से लोग उसे मारना चाहते हैं। तन्वी शिवम का मुँह देखती रही तो शिवम फिर से बोला, मुझे बताओ तुमने कहाँ भेजा उसे, एड्रेस दो मुझे। तन्वी ने शिवम को एड्रेस दे दिया और अपनी दोस्त के पास फ़ोन किया जहाँ उसने चीकू को भेजा था। तन्वी की दोस्त ने बताया कि चीकू तो यहाँ पहुँची नहीं है। तन्वी शिवम को देखने लगी, इसका मतलब भाई सच बोल रहे हैं।
तन्वी रोने लगी तो शिवम ने उसे चुप कराया और खुद चीकू को ढूंढने निकल गया। इधर चीकू अब आधे रास्ते में ही थी, तभी उसने कैब के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले तो चीकू को के ज़बरदस्ती कैब से निकाल कर अपनी गाड़ी में बिठाने लगे। कैब वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा। चीकू उसने छूटने के लिए छटपटाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सबने मुँह ढके हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चीकू बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो उस वक्त को कोस रही थी जब उसने तन्वी की बात मानी थी और उससे घर से भागी थी। चीकू बहुत बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी ने उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया और मुँह को भी कवर कर दिया, जिससे अब चीकू ना तो देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे कार से निकालकर एक खाली कमरे में छोड़ दिया और कमरे को तेज़ आवाज़ के साथ बंद कर दिया गया। चीकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं जो उसे लेकर आए हैं। वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं है। शिवम के अलावा उसकी किसी के साथ नोक-झोंक भी नहीं हुई है। फिर ये कौन लोग हैं जो उसे यहाँ लेकर आए हैं? कहीं पैसे के लिए इन्होंने मुझे किडनैप तो नहीं किया है? मेरा तो कोई है भी नहीं जिसके पास ये लोग फ़ोन कर कर फिरौती मांग सके। लेकिन शिवम, हाँ शिवम तो सही, क्या वो मुझे बचाने आएगा? नहीं, वो मुझे बचाने क्यों आएगा? उसका भी तो ज़बरदस्ती का रिश्ता है मुझसे। वो मेरे लिए इतना क्यों करेगा? उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि मुझे कुछ हो जाए। चीकू यह सब सोचते हुए बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। खुशी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रजत को देखने के बाद उसे बीता सब कुछ याद आ रहा था। उसकी बेटी राशि और मधु, इन सालों में वो दोनों पता नहीं कहाँ होगी भी या नहीं, उसे कुछ नहीं पता था। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे राशि की फ़ोटो निकाली और उसे देखती हुई बोली, कहाँ हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो ना? खुशी फ़ोटो को देख ही रही थी कि पीछे से रिहान ने फ़ोटो को लेते हुए कहा, ये कौन है मम्मा? रिहान को देखकर खुशी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी बहन है बेटा। रिहान, मेरी बहन कहाँ है वो? खुशी, पता नहीं है भी या नहीं। रिहान, क्या मतलब है? खुशी, जब ये छोटी सी तब वो खो गई थी और अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ होगी। रिहान, तो फिर आपने इस फ़ोटो को छिपाकर क्यों रखा है मम्मा? बाहर रखिए ना इसे, मैं मेरी बहन को ढूंढ कर ले आऊँगा। मुझे बताएं हुआ क्या था? खुशी ने राशि की फ़ोटो को वापस रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा। तुम ये बताओ, अभी तक सोए क्यों नहीं हो? सुबह स्कूल नहीं जाना है जो इतनी देर तक जग रहे हो? रिहान, मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं घूमने लगा था। आपके रूम की लाइट ऑन देखी तो इधर चला आया। खुशी, ठीक है, अब जाकर सो जाओ। रिहान ने मुंह बनाया और चला गया। खुशी कुछ देर तक जगती रही, फिर वो भी सो गई। करनाल। सुबह की प्रार्थना के बाद बिन्नी स्टाफ रूम में आई और अपनी क्लास से जाने को हुई तो अमर ने उसे रोकते हुए कहा, वो मैं आपके लिए ये नोट्स लेकर आया था। बिन्नी ने बिना किसी भाव के नोट्स लिए और अमर को थैंक्स बोलकर जाने लगी तो अमर बोला, किरण से बात हुई क्या आपकी? वो आज स्कूल नहीं आई है और मेरा फ़ोन भी नहीं पिक कर रही है, पता नहीं कहाँ गायब है, आजकल दिखाई ही नहीं देती। बिन्नी, मुझे तो नहीं पता, मेरी भी काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई है। अमर ने ठीक है कहा तो बिन्नी चली गई। अमर ने एक बार फिर से किरण को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो अमर ने खुद से कहा, गई कहाँ आखिर ये लड़की? देखता हूँ इसके घर जाकर आज। चीकू ना जाने किन लोगों के पास चली गई थी। पूरी रात उसे उसी कमरे में बंद रखा गया था। सुबह होते ही कमरे का दरवाज़ा खुला, जिससे चीकू डर से कांप गई। हालांकि रात से ही उसकी आंखों और मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ भी रही, लेकिन अभी उसकी हालत स्थिर थी। किसी ने उसके मुंह और आंख पर से कपड़ा हटाया तो चीकू ने लंबी सांस ली और धीरे से अपनी आंखों को खोला। उसने अपने सामने एक अनजान आदमी को देखा। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। वो लगभग 30 की उम्र का एक आदमी था। उसने चीकू को देखते हुए कहा, तुम ज़रूर मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो, मत करो क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती।
लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कितने सालों से ढूंढ रहा था तुझे। तुम्हें आज जाकर तुम आज जाकर मिली हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी बच्ची। चीकू उस अनजान शख्स से लगातार देखती ही रही। उसे लगा कि उसे यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन ये इंसान जो उसे जानने का दावा कर रहा है, यह कौन है? चीकू उससे जानना चाहती थी कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया था, उसका क्या कसूर था जो उसे मरने के लिए जालिम दुनिया के सामने परोस दिया गया था। चीकू उसे जानने के लिए बोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने कहा, इसके हाथ पैर खोल दो, आज से ये इसी घर में रहेगी। चीकू के पास खड़े आदमी ने उसके हाथ पैर खोल दिए तो चीकू ने अपने हाथों को देखा जहां रस्सी के निशान बन गए थे। चीकू, सुनिए अंकल, आप मुझे कैसे जानते हो? क्या आप मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं? आखिरकार चीकू ने हिम्मत कर बोल ही दिया। चीकू के सवालों पर आदमी कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे माँ बाप वो तो कब के मर चुके हैं। आदमी कहकर चला गया। चीकू वहीं भूत बन कर बैठ गई थी। चीकू ने जहन में अब बहुत से सवाल चल रहे थे, वो सवाल जो पहले कभी नहीं आए थे। उसे तो लगा कि उसके माता पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की थी, या फिर वो एक अनचाहा बच्चा था। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी भी सुलझी हुई नहीं है जितना वो सोच रही है। बहुत कुछ है उसकी ज़िंदगी में और बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं जिनका उसे सामना करना है। चीकू अभी भी वहीं बैठी थी कि तभी एक औरत आई और चीकू को देखते हुए बोली, क्या ये वही लड़की है जो रात में लेकर आए थे? चीकू के पास जो आदमी काफ़ी देर से खड़ा था उसका जी मालकिन कहा तो औरत आगे बोली, सुन लड़की, तुझे घर के काम तो आते ही है ना? चीकू औरत को अनजान तरीके से देख रही थी तो औरत बोली, वैसे दिखने में तो काफ़ी सुंदर है। लड़की शादीशुदा भी दिख रही है, कहाँ से पकड़ कर लाई हो इसे? आदमी, मालिक ने कहा है कि यह बहुत पैसे वाली लड़की है, इसकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करवाने के लिए वो पेपर तैयार करवा रहे हैं। तब तक ये यहीं रहेंगी और घर में नौकरानी के सब काम करेगी। औरत ने मुँह बनाया, फिर बोली, अब तो ये सब भी करेगी। किसी की प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा कर मुझे जेल भेजने को तैयार बैठा है। ये लड़की कौन है तू? उसने चीकू को गुस्से से देखते हुए कहा। चीकू कहीं खोई खोई सी बोली, आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ। मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता। औरत, अच्छा ठीक है, तो अभी उठ और खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। चीकू, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने तो कभी खाना बनाया भी नहीं है। औरत, है तो फिर खाना कौन बनाएगा? आज वो काम वाली भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ मर गई है, हर दूसरे दिन छुट्टी कर कर बैठ जाती है कम वक्त। तभी एक औरत और आई और बोली, आज तो देर हो गई, बेटा रोने लगा था। उसने चीकू को देखकर कहा, ये कौन है? पहली औरत ने मुँह बिगाड़ते हुए कहा, पता नहीं क्या क्या आफत गले डाल देता है ये। तू ऐसा कर, इस लड़की को खाना बनाना सिखा और घर के सारे काम भी सिखा, आज से ये भी तेरी हेल्प करेगी। पहली लड़की चली गई तो दूसरी औरत को शायद नौकरानी थी जो चीकू के पास आई और धीरे से बोली, ए कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जितनी जल्दी हो सकता है चलिए जाइए यहाँ, वरना तेरे साथ ही यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। चीकू उस औरत को बड़े लाचारी से देखती हुई बोली, मैं खुद नहीं आई हूँ, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। नौकरानी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अच्छा मेरा नाम रूप है, चल मैं तुझे घर दिखाती हूँ, घर नहीं कैद। चीकू भीगी बिल्ली की तरह रूप के पीछे पीछे चल पड़ी। रूप उसे घर के सभी सदस्यों के बारे में बताती हुई किचन में ले आई और उसे खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ देर बाद घर के सभी लोग खाने की टेबल पे थे। उनमें एक आदमी था जो कुछ देर पहले चीकू को उसे के पेरेंट्स के बारे में बताकर आया था। उसके साथ ही और जो उसे रूपा के हवाले कर कर गई थी। रूप ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर चीकू की हेल्प से रख दिया। कुछ देर तक दोनों खड़ी रही, फिर दो लड़के सीढ़ियों से उतरते हुए और कुछ बोले बिना ही बैठ गए। फिर लगभग 30 साल की एक लड़की आई जिसने बहुत सा मेकअप लगाया हुआ था, उसके हाथ में पर्स था, वो भी बिना कुछ बोले बैठ गई।
किसी ने भी चीकू को अभी तक नहीं देखा था, जिसे चीकू आराम से थी, लेकिन वो घबरा भी रही थी कि कहीं कोई उसे देखकर कुछ बोल नहीं दे। वहीं रूप भी उसे सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की और आई। वो सबको देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो, कैसे हो सब? उस लड़की ने चीकू को देखकर फिर से बोली, ये नया मेहमान कौन है? लड़की के बोलते ही सबने उसे देखा तो चीकू रूप के पीछे हो गई। तभी लड़की बोली, अच्छा, इनकी बेटी है, नॉट बैड। दोनों लड़कियां खाना खाने लगी, लेकिन दोनों लड़के की नज़र चीकू पर ही टिक गई। चीकू भी उनकी नज़रों को महसूस कर रही थी। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, इसलिए वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे आवाज़ दी, सुनो लड़की, इधर आओ और मेरे पास। लड़के के बोलते ही चीकू के हाथ पैर कांपने लगे। उसके कान एकदम से ही गर्म और लाल हो गए। वो जहाँ थी वहीं जम सी गई। तभी रूप बोली, क्या बात है छोटे मालिक, मैं आती हूँ। लड़के ने हाथ के इशारे से रूप को रोकते हुए कहा, तुम नहीं, वो लड़की। रूप भी वहीं रुक गई। उसका दिल भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि वो इस घर के सभी सदस्यों को बहुत अच्छे से जानती थी। वो चीकू को बचाना चाह रही थी, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। चीकू धीरे धीरे कर उस लड़के के पास आई तो लड़के ने कहा, चलो अपने प्यारे प्यारे हाथ से मुझे खाना सर्व करो। चीकू ने लड़के को घूर कर देखा, फिर बोले, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ जो मुझसे ऐसे काम करवा रही हो। चीकू के बोलते ही सब उसे देखने लगी। तभी वो आदमी उठा और उसने चीकू के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे चीकू जमीन पर गिर गई। आदमी ने चीकू को बिना किसी भाव के देखते कहा, अब तो नौकरानी ही हो, इस घर में सारे काम करने हैं। किसी को भी किसी भी काम के लिए मना करेगी, और अगर मना किया तो इसका इंतजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आदमी चला गया तो औरत उठी और चीकू के पास आकर बोली, क्यों रे, तू कोई शहजादी है जो इतने नखरे कर रही है? तेरी वजह से मेरा पति बिना खाना खाया चला गया है। अब उठ और जा, काम कहा वो कर। औरत भी चली गई तो लड़का चीकू को घूर रहा और बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम वेटिंग बेबी। तभी बड़ी लड़की बोली, बस करो बेद, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? खुद लेकर खा सकते हो तुम। बेद ने लड़की को घूर कर देखा, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। अब बेद उठा और चीकू की ओर बढ़ गया। करनाल बिन्नी स्टाफ रूम में बैठी किसी गहन चिंतन में डूब गई थी। तभी अमर वहां आया तो बिन्नी उसे देखकर बोली, आज इतनी देर से कैसे आई? अमर ने लंबे सांस लेते कहा, किरण के घर जाकर आया हूँ। बिन्नी, अच्छा, क्यों नहीं आ रही? वो ठीक है ना? तो है ना? अमर, उससे मुलाकात नहीं हुई, वो घर पर नहीं है, कहीं गई हुई है। बिन्नी, कहाँ? अमर, पता नहीं, उसके पेरेंट्स ठीक से कुछ बता भी नहीं रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। बिन्नी अब और ज़्यादा गहरी सोच में डूब गई थी।